नमस्कार साथियों, उड़ान क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रविंद्र चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, इस सीरीज में हम पहले पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। हमने देखा कि भारतीय संविधान को किस खूबसूरत तरीके से विभिन्न भागों में विभिन्न अनुच्छेदों के रूप में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली कड़ी के रूप में हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग एक। और भारतीय संविधान का भाग एक जो है यह परिभाषित करता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग एक जिसका शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं या कहां से कहां तक अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक भाग एक है। ओके, तो अब देखते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र के संदर्भ में जो आर्टिकल दिए गए हैं, इनमें सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 1। ठीक है, और हम बात करें यहां पे अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1, ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ओके, पहली लाइन है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, मतलब किसका संघ होगा? राज्यों का। और क्या है? संघ। ठीक है, तो देखिए भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा एक संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। और ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? तो यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन। ठीक है, यहां दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए या भारतीय संघवाद के लिए जो अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल किया गया है वह वर्ड कौन सा है। क्या यहां पे फेडरेशन शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या यहां पे यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, या फिर अन्य कोई शब्द, या फिर ये दोनों शब्द ही यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो कई बार जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे आंसर हमारा होता है केवल यूनियन। ठीक है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? अंग्रेजी का यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ का नाम भारत या इंडिया होगा। ओके, तो देखिए इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ का नाम। अब बात आ रही है संघ का नाम क्या होगा। तो नाम क्या है? भारत और इंडिया, ये दोनों यहां पे नाम दिए गए हैं। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी रहा है कि भारत के लिए या जो देश है हमारा, इसके लिए संविधान के द्वारा जो उल्लेखित किया गया नाम है वो नाम क्या है। क्या यहां पे भारत का इस्तेमाल किया गया है, क्या यहां पे इंडिया का इस्तेमाल किया गया है, क्या भारत यहां पे हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया गया है, या भारत या इंडिया का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि संघात्मक व्यवस्था में देश को किस नाम से इंगित किया गया है, किस नाम से यहां पे उल्लेखित किया गया है, तो वो नाम है भारत या इंडिया। ओके, तो आर्टिकल 1 जो है वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ का नाम भारत या इंडिया होगा। ठीक है, रही बात संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब ये जो भाग 1 है, इस भाग में हम देख रहे हैं कि भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत जो संघात्मक व्यवस्था है उसके विभिन्न राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? राज्यों का संघ होगा तथा संघ का नाम भारत या इंडिया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2, ठीक है, तो यह कहता है संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें बाहरी राज्यों, अगर मान लो संघ में किसी बाहरी राज्य को विलय किया जाता है, जैसे ये इंडिया है हमारा, ठीक है, अभी ये इंडिया है, ठीक है, और इसके बारे में कि भारत की सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इस सीमावर्ती क्षेत्र से बाहर का कोई प्रांत अगर भारतीय हिस्से में शामिल किया जाता है, ठीक है, ये हो गया अपना इंडिया। ओके, अब सपोज दैट कि अभी चीन को लेकर टकराव चल ही रहा है, ठीक है, और चीन वाला हिस्सा, पाकिस्तान वाला हिस्सा, बांग्लादेश वाला हिस्सा या कोई दूसरा हिस्सा
किसी दूसरे क्षेत्र को लेकर अगर उसे भारत संघ में शामिल किया जाता है तो कौन से आर्टिकल के अनुसार किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के अनुसार किया जाएगा। ओके, तो संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश कौन से अनुच्छेद के अनुसार हो रहा है? अनुच्छेद 2 के अनुसार। अब देखिए यहां पे बाहरी राज्यों के प्रवेश के संबंध में जो व्यवस्था की गई है, क्या इसको लेकर कोई संविधान संशोधन होगा? जी नहीं दोस्तों, यहां पे संविधान संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आजादी के बाद जम्मू एंड कश्मीर तथा गोवा, इन 2 राज्यों को बाद में भारतीय संघात्मक या भारतीय संघ में शामिल किया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और एक गोवा, इन दोनों को आजाद होने के बाद हमने अपने संघीय क्षेत्र में शामिल किया। तो क्या इन दोनों को शामिल करने के लिए संविधान में कोई संशोधन किया गया था? जी नहीं, इसके लिए किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 2 जो है, इसमें अगर बाहरी राज्यों को प्रवेश दिया जाता है संघ में तो किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर इस प्रकार के जो प्रांत है, जो क्षेत्र है, इनको संघ में शामिल किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि यहां पे अगर मान लो किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे दिया हमने, सपोज दैट हमने किसी प्रांत को अपने हिस्से में मिलाया और हमने संशोधन नहीं किया, सामान्य विधि से हो गया, लेकिन कोई क्षेत्र है हमारा, जैसे ये कोई क्षेत्र है और ये हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे हुआ भी 9वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई 1960 में कि बेरूबाड़ी वाला जो हिस्सा था, जो कच्छ के रण वाले क्षेत्र में था, तो बेरूबाड़ी का हिस्सा जो था वो हमने किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। और इसके लिए बाकायदा संविधान में एक संशोधन हुआ। तो यहां पे आर्टिकल 2 में यह भी देखने को मिल रहा है कि अगर भारतीय प्रांत के किसी हिस्से को या भारतीय संघ के किसी हिस्से को किसी दूसरे देश को सौंपा जा रहा है तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? एक संविधान संशोधन किया जा रहा है, जैसा कि हुआ भी। तो बेरूबाड़ी क्षेत्र किसको दिया गया? पाकिस्तान को। कौन सा संशोधन किया गया? 9वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1960 में। वैसे ही हम देखते हैं कि सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, ठीक है भाई। सिक्किम क्या पहले से भारत का राज्य था क्या? जी नहीं, सिक्किम को शामिल कब किया गया? 1975 में। जी हां, 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना। लेकिन क्या यह सामान्य विधि से संशोधन इसे शामिल कर लिया गया था या फिर इसके लिए कोई संशोधन हुआ था? तो देखिए दोस्तों, सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया? पहले तो 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1975। और क्या किया गया? सह राज्य का दर्जा। क्या किया गया? सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए, उसे सह राज्य का दर्जा देने के लिए कौन सा संशोधन हुआ? 35वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1975 में, ठीक है। और इसके बाद होता है 36वां संविधान संशोधन। यह भी कब हुआ था? 1975 में ही हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ओके, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में। कौन से संशोधन द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहां पे ये एग्जाम का ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया? 36वें संशोधन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1975 में दिया गया। ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे कि संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश, ठीक है। आमतौर पर व्यवस्था क्या है कि संघ में अगर बाहरी राज्यों को शामिल किया जाता है तो इसके लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि बेरूबाड़ी का हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया। बेरूबाड़ी, ठीक है, बेरूबाड़ी वाला जो हिस्सा है वो किसे दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। और बेरूबाड़ी का जो हिस्सा है ये पाकिस्तान को दिया गया। इसके लिए संशोधन किया गया कौन सा? ठीक है, 9वां, ठीक है, 1960 में हुआ था ये, ठीक है। वैसे ही हम बात कर रहे हैं सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में। तो इसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया। ओके, साथ ही हाल ही में 100वां संविधान संशोधन हुआ है। 100वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन जो हुआ है ये किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश, ठीक है। क्या हुआ? 111 बस्तियां हमने किसको दे दी? बांग्लादेश को। और 52 बस्तियां, 51 बस्तियां, ठीक है, 51 जो क्षेत्र थे वो किसके हिस्से में आ गए? भारत के हिस्से में। तो ये जो बस्तियों का आदान प्रदान हुआ कि ऐसे कुछ क्षेत्र थे यहाँ पे, ये वाला जो इलाका है यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे क्षेत्र जो भारतीय क्षेत्र में थे लेकिन इन पर संप्रभुता लग रही थी किसकी? बांग्लादेश की, ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र जो
थे कहां पे, बांग्लादेश में, लेकिन इन पे संप्रभुता किसकी लग रही थी, ठीक है, भारत की। तो हमने क्या किया गया, जिन पे हमारी संप्रभुता लग रही थी हमने उनको किसके लिए छोड़ दिया, बांग्लादेश के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और जिन पर बांग्लादेश की लग रही थी उनको बांग्लादेश ने किसके लिए छोड़ दिया गया, भारत के लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार यहां पे कुछ कुल 111 बस्तियां ऐसी थी, और इस साइड अगर देखा जाए तो 51 बस्तियां ऐसी थी। तो इस संशोधन के द्वारा ये कुछ बस्तियों का लेन देन हुआ, और इसके लिए भी संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कब हुआ, 2015 में। कब हुआ, 2015 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा आर्टिकल जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश। अगर बाहरी राज्यों को प्रवेश दिया जा रहा है तो आमतौर पर व्यवस्था है कि इसके लिए संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन क्या इसको लेकर विधि ऐसी ही है? तो हम देख रहे हैं कि जब संघ को किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी दूसरे देश के साथ किसी बस्ती के आदान प्रदान को लेकर कोई कार्य उसे करना है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, भाग अनुच्छेद 3 की। और जब अनुच्छेद 3 आता है तो अनुच्छेद 3 में हम क्या देखते हैं कि इसमें दिया गया है संघ के जो राज्य हैं, ठीक है, उनकी स्थिति, उनके नाम, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों की स्थापना। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 3, मतलब अनुच्छेद 3। क्या कह रहा है? यह कह रहा है संघ में नए राज्यों की स्थापना, राज्यों के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन। ओके, तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, संघ में नए राज्यों की स्थापना। तो नए राज्यों की स्थापना, राज्यों के नाम और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, तो उस समय राज्यों की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश उस समय 6 थे, लेकिन उन सबको बदलकर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो 8 है। तो ये जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन क्या होता है कि किसी राज्य को तोड़कर एक नए राज्य का निर्माण कर देना, ठीक है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर देना, उसकी सीमाओं में परिवर्तित कर देना। तो इसके संबंध में जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में है, ठीक है। तो इसके संबंध में जो शक्तियां हैं वो है हमारी संसद के हाथ में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि राज्यों की स्थिति, राज्यों के नाम, उनकी सीमाओं में परिवर्तन जो है, इसको लेकर पावर किसके हाथ में है, तो यह है हमारी केंद्रीय संसद में। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, ठीक है, कि प्रक्रिया क्या होगी। अगर मान लो किसी नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया, ठीक है। अब नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया क्या होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो इसके प्रोसेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ हिस्सों में, सबसे पहले क्या करते हैं, केंद्र सरकार प्रस्ताव तैयार करेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी नए राज्य की स्थापना करनी है तो हमारी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो इसके लिए क्या करेगी, एक प्रस्ताव तैयार करेगी, ठीक है। प्रस्ताव तैयार करने के बाद दूसरे जो प्रोसेस होगी उसका अगला हिस्सा क्या होगा कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ठीक है। तो जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, अब इसे सदन में रखने से पूर्व किसकी अनुमति ली जाएगी, राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाएगी। तो प्रोसेस का फर्स्ट फेज जो था उसमें क्या रहा कि हमारी केंद्र सरकार, जो हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद है, वो क्या करेगी, इसके लिए प्रस्ताव तैयार करेगी और उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो प्रस्ताव तैयार हो चुका है, अब क्या करेगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य को, ठीक है, एक तिथि निर्धारित करते हुए, तिथि निर्धारित कर विचार हेतु कहेगा। मतलब क्या है कि जो प्रस्ताव तैयार किया गया है,
ठीक है, जिस राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाया जा रहा है, जिन राज्यों की सीमाओं को आपस में मिलाकर किसी नए राज्य का हिस्सा बनाया, किसी नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, ऐसी स्थिति से प्रभावित होने वाला जो राज्य है उस राज्य को सूचित करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? जो संबंधित प्रस्ताव है, ठीक है, उस पर एक तिथि डालेगा और उस तिथि को डालकर वो उस राज्य के पास उसे भेजेगा और राज्य की विधानसभा या राज्य का जो विधानमंडल है वो उस प्रस्ताव पर अपना विचार देगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित जो राज्य है उसे एक निर्धारित तिथि देकर विचार देने हेतु कहा जाएगा। ओके, अब जब राज्य जो निर्धारित तिथि थी, ये निर्धारित तिथि जब पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, जब ये निर्धारित तिथि पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद हमारी संसद आगे कार्य करेगी। क्या करेगी? निर्धारित तिथि के बाद संसद, ठीक है, इस पर विचार करेगी, संसद इस पर कार्य करेगी। सपोज दैट अगर वो राज्य इस प्रकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या राज्य की निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या वो प्रक्रिया वहीं पे रुक जाएगी? आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसे में अगर मान लो राजस्थान है और राजस्थान के किसी हिस्से को एक नए राज्य का दर्जा दिया जा रहा है और राजस्थान की विधानसभा इसके लिए मना कर दे कि नहीं साहब, हमें मत तोड़ो, हमें एक अलग राज्य नहीं चाहिए, और राजस्थान इससे बिल्कुल मना कर देता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पे पावर किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। और अगर राज्य इसके लिए नकारात्मक राय अपनी देता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। संसद के द्वारा अपने दोनों सदनों में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और एक नए राज्य की स्थापना कर दी जाएगी। मतलब क्या है कि निर्धारित तिथि के बाद भी अगर विधानमंडल सकारात्मक विचार दे देता है तो ठीक है, अगर वो नकारात्मक विचार दे देता है तो भी शक्ति किसके हाथ में? संसद के द्वारा। ठीक है, तो संसद क्या करेगी? उस जो प्रस्ताव था उसे सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदनों में उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा और अगर दोनों सदनों में साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर नए राज्य की स्थापना हो जाएगी। अब एक बात और रहती है कि क्या दोनों सदनों में इस प्रकार के विधेयक के पारित हो जाने के बाद उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर आवश्यक है? ठीक है, जी नहीं दोस्तों, यहां पे राष्ट्रपति की फिर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से रखा गया था। तो जब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पहले ही राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी है तो दोबारा अनुमति की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे ही संसद के दोनों सदन अपनी अलग अलग बैठकों में इस प्रकार के विधेयक को अपने साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं तो क्या होगा? एक नए राज्य की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो राज्यों के निर्माण के संबंध में जो शक्तियां दी गई है वो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। मतलब क्या है कि यहां पे हमारी संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ठीक है, उसे सुदृढ़ करने के लिए, उसे जो अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? केंद्रीय संसद को अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। और इसी वजह से एक उक्ति कही गई है कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसके लिए कहा जाता है कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए यह टर्म्स यूज की जाती है। कई बार यह कहा जाता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है वह विनाशी राज्यों की का अविनाशी, मतलब अविनाशी किसको रखा गया है? संघ को। मतलब मजबूती किसे प्रदान की जा रही है यहाँ पे? संघ को। ठीक है, राज्यों, विनाशी राज्य मतलब राज्यों की स्थितियों में, राज्यों की सीमाओं में, राज्यों के नाम में, इन सब में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्था जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो यों की त्यों बनी रहेगी। और अगर कुछ परिवर्तन करने हैं तो विशेष जो संवैधानिक संशोधन होंगे उस प्रकार उसमें किया जा सकेगा। तो इस प्रकार भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, ठीक है, उसको लेकर 3 आर्टिकल हमने देखे। पहला हमने देखा कि भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ का नाम भारत या इंडिया होगा। दूसरा आर्टिकल हमने देखा कि संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश। तीसरे आर्टिकल में हमने चर्चा की कि संघ में नए राज्यों की स्थापना, राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं में परिवर्तन। तो राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं के परिवर्तन के संबंध में भी वही प्रोसेस होगा जो नए राज्य की स्थापना के संदर्भ में है। ओके, तो इस प्रकार ये 3 आर्टिकल हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 4। ठीक है, और आर्टिकल 4 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 4 की जब हम बात करते हैं,
ठीक है, तो आर्टिकल 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 से संबंधित, ठीक है, प्रक्रिया को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसको लेकर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अभी हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के भाग 1 का। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं और इन 4 अनुच्छेदों को हमने खासकर अनुच्छेद 1 जिसमें हमने देखा था कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघ का नाम भारतीय इंडिया होगा। अनुच्छेद 2 जिसमें हमने देखा कि बाहरी राज्यों का प्रवेश, उसमें हमने ये भी देखा कि सिक्किम को कब संविधान संशोधन करके सहराज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हमने ये देखा कि कौन से प्रांत जिन्हें शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं रही। उसके बाद हमने देखा राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, राज्यों के नाम, उनकी स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 4 जो कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित जो प्रक्रिया होगी इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में की जो हमारी मुहिम है इसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।